नमस्कार, मी विशाल परदेशी. महाराष्ट्राची खबरबातमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. सभोवताली घडणाऱ्या घडामोडी आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत आणि त्यातली एक धक्कादायक बातमी अशी आहे की मुकबधीर विद्यार्थ्यांना आमिष दाखवून त्यांचं धर्मांतर केलं जात असल्याचा प्रकार उत्तर प्रदेशात उघडकीस आला होता. मात्र आता धर्मांतर प्रकरणात थेट बीडचा रहिवासी असलेल्या इरफानचं नाव समोर आल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. धर्मांतर करणाऱ्या गँगनं त्यांच्या कृत्यासाठी काही कोडवर्डही तयार केले होते आणि त्यातले कोडवर्ड डिकोड करण्यात आले. फक्त एक कोडवर्ड अजून डिकोड झालेला नाहीये. तर या धर्मांतरासाठी परदेशातून हवाला मार्गे पैसा भारतात पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे यातले काही कोडवर्ड जे ते डिकोड करण्यात आलेले आहे. जसे रहमत असतील, रिव्हर्ट बॅक टू इस्लाम असेल, असे काही कोडवर्ड होते ज्या कोडवर्डला खरं तर डिकोड करण्यात आलेले. धर्मांतराचं एक फार मोठं रॅकेट किंवा ही गँग होती असं म्हणता येईल. मुकबधीर मुलांचं धर्मांतर उत्तर प्रदेशात करण्यात आलेलं आहे आणि ही बाब उघडकीस आल्यानंतर फार मोठ्या प्रमाणात याची चर्चा होत होती आणि योगी सरकार देखील यामुळे खडबडून जागं झालं आणि कामाला लागलं. मुकबधीरांचं ब्रेन वॉश करून पैशांच्या आमिष दाखवून त्यांचं धर्मांतर केलं जात होतं आणि यासाठी कोडवर्डचाही वापर केला जात होता. हे नेमके कोडवर्ड काय होते, त्याचा अर्थ काय ते आपण जाणून घेऊयात. यामध्ये जर आपण पाहिलं तर पहिला कोडवर्ड रिव्हर्ट बॅक टू इस्लाम प्रोग्राम म्हणजेच धर्मांतराचा कोडवर्ड. मुतक्की म्हणजे हक्क आणि सत्याचा शोध घेणं. सलात म्हणजे नमाज पढण्यासाठी सांगितलं जायचं. रहमत म्हणजे विदेशातून येणारा फंड. अल्लाह के बंदे म्हणजे सोशल मीडियावर व्हिडिओ लाईक केल्याची माहिती. आणि मोबाईल नंबर आणि जन्मतारीख या कोडमध्ये धर्मांतर करणाऱ्याचं नाव. कौम का कलंक कोडबद्दल अद्याप माहिती नाही. बरं, आता मुद्दा असा आहे की या कोडवर्डचा नेमका कसा वापर केला जात होता. हो, हे जाणून घेणं फार महत्त्वाचं आहे आणि याचबद्दल अधिक माहिती दिली आमचे प्रतिनिधी अजित सिंह यांनी. यूपी की जांच एजेंसी एटीएस कोड डिकोडिंग हाथ लगी है। यानी ऐसे कोड जो डिकोड किए जाते हैं, इसमें बैक टू रिबर्ट टू इस्लाम के साथ साथ मुतत्तिक, सलात यानी कौम के कलंक ऐसे डिकोड किए गए हैं। यानी एजेंसियों ने 6 कोड को तो डिकोड कर लिया है, लेकिन साथ वहाँ कौम के कलंक को अभी डिकोड करना बाकी है। ऐसे में साफ है कि ये कौम के कलंक के पीछे कौन से बड़े लोग हैं, यानी कौन सी बड़ी एजेंसियां हैं जो देश में साजिश करना चाहती थी और धर्मांतरण के नाम पर सौहार्द बिगाड़ना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े खुलासे। पहले विदेशी फंडिंग, फिर हवाला, टेरर एंगल और अब कोडिंग की बात सामने आ रही। उन्होंने 7 कोड बनाए थे जिसके जरिए मुकबधीर बच्चों, महिलाओं को वो धर्मांतरण कराते थे और उस साइनिंग कोड के जरिए वो अपने गिरोह का नेक्सस आगे बढ़ा रहे थे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के एसीएस होम अवनीश अवस्थी सर मौजूद है। सर, कितना बड़ा रैकेट और आपकी जांच एजेंसियां देश के 24 राज्यों में काम कर रही हैं? जी, हमारा जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है और हवाला के एंगल भी मिले हैं, तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है और निश्चय ही मुकबधिर बच्चे हैं तो उनको जो है मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जो है कोडिंग की इस्तेमाल 7 कोड कर रहे थे, जो है कौम का कलंक जैसे बहुत सारे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी कोडिंग को डिकोड की एटीएस कर रहे थे। उसमें कैसा निकल के आ रहा? मुकबधीर बच्चों को साइनिंग कोड के जरिए ब्रेन वॉश करते थे। देखिए, ये तो शुरुआत में भी पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि जो है इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मुकबधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से, अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। आपने देखा कल 3 गिरफ्तारी और की हैं और 3 लोगों को जो है इनमें गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें जो है कार्रवाई चलेगी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है प्रदेश में धर्मांतरण
के संदर्भ में पहला कानून पूरे देश में इस तरह का आया है। तो इस धर्मांतरण के कानून में स्पष्टता लिखा हुआ है कि कोई भी लोभ लालच से अगर कोई धर्मांतरण किया गया है तो वो गलत है, इलीगल है, उस पर बहुत सख्त दंड भी है। और मास कन्वर्शन यानी अगर सामूहिक अगर ऐसा किया गया है, और इस केस में तो ये ऑब्वियस है, तो इसमें जो है गंभीरतम सजा भी है। तो ऐसे में कार्रवाई बहुत सख्ती से की जा रही है। एटीएस लगातार इस पे लगी हुई है, एसटीएफ भी है, पुलिस भी है, एडीजीएलओ इसको पूरा लीड कर रहे हैं और 32 जनपदों में जो है अलग अलग जगह चीज़ों को खंगाला। कहा जा रहा है 150 से 200 लोग जो उम्र के संपर्क में थे, जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, वो भी आपके रडार पर है और उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है कानूनी रूप से की जाती है, साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है और उसमें धर्म परिवर्तन के साथ साथ ये भी देखना होता है कि क्या उसमें जबरदस्ती किया गया है, क्या उसमें लोभ लालच दिया गया है। उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने में समय लग रहा है, इसलिए जो है कार्रवाई एक एक करके दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके संदर्भ में बहुत गंभीरतम बैठक भी की है और कहा है सभी हमारी एजेंसीज को और पूरी पुलिस फोर्स को कि इसको बहुत मजबूती से देखें, क्योंकि प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह का कोई अगर कार्य जो इलीगल हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उस पर पूरी तरह से जो है ब्रेक लगाया जाए और जो भी इसमें जिम्मेदार है उनको फिर माननीय न्यायालय के समक्ष ले जाकर कार्रवाई सुनिश्चित की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मामला बड़ा है। यूपी के 32 जिलों में छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में यूपी एटीएस और एसटीएफ काम कर रही है। ये लोग कोडिंग के जरिए भोले भाले बच्चों को पहले धर्मांतरण कराते थे, फिर उनका ब्रेन वॉश करते थे और कोड का इस्तेमाल करते थे जिससे लोगों को पता ना चल पाए। अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। केंद्रीय एजेंसियों से भी जो दस्तावेज हैं, वीडियोज हैं, वो साझा किए गए और लगातार ये कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश के 32 जिलों समेत देश के 24 राज्यों में। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।